फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर कैप्सूल्स। पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर कैप्सूल्स। टैबलेट्स के बारे में कौन बताएगा? पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? अक्षय कुमार माइक ऑन करके बताओ। अक्षय, जो हाँ अक्षय बताओ, जो भी तुम्हें पता है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन के बारे में फॉर सॉलिड्स। टैबलेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मैम उसके अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, थोड़ा रिमेम्बर जितना भी तुम्हें पता है, जितना भी तुम्हें थोड़ा सा भी अगर पता है तो वही बता दो। मैम अभी याद नहीं है उसके बारे में। आकांक्षा, जितना भी तुम्हें पता है टैबलेट्स के बारे में हमने कौन कौन सी पायलट प्लांट स्केल अप कंसंट्रेशन पढ़ी थी वो आप बता सकते हो? वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। हर्ष, बताओ क्या पढ़ा था हमने पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर टैबलेट्स? मैम इसमें मैम वेरियस पैरामीटर्स थे मैम। पहले हमने स्लगिंग पढ़ा था। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? नहीं, स्लगिंग से पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग से मैम हमने मटेरियल हैंडलिंग करा था सबसे पहले। कोई भी मटेरियल होता है जो आपने वो प्रूव्ड है नहीं है सबके बारे में। फिर मैम ब्लेंडिंग पढ़ा था। और फिर मैम हमने मिक्सिंग के टाइप पढ़े थे कि किस टाइप्स होती है, ऑर्डर क्या होता है, उनके रोटेशन किस टाइप्स होता है। और ये ग्रेनुलेशन। फिर मैम ग्रेनुलेशन में 2 टाइप पढ़े थे, वेट एंड ड्राई। ये ड्राई में कौन सा मेथड यूज होता है, वेट में कैसे होता है। फिर ड्राइंग पढ़ा था मैंने। फिर पार्टिकल साइज हमारे ग्रेनुलेशन के लिए कितना होना चाहिए। फिर स्लगिंग पढ़ा था मैम। क्या होती है स्लगिंग? मैम स्लगिंग में मेनली हमारा कोई भी पाउडर होता है जिसका पूरा फ्लो होता है या उसकी कंप्रेशन प्रॉपर्टी 0 होती है, तो मैम उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंप्रेस कराते हैं। क्यों करते हैं हम ये सब चीज़ें, क्यों करते हैं? और स्लगिंग करने के बाद दोबारा हम क्या करते हैं? अगर एक बार स्लगिंग प्रोसेस हुई उसके बाद क्या करते हैं? फिर मैम उनका कंप्रेशन करता है और एनकैप्सुलेशन करता है। हाँ, वेरी गुड हर्ष। यानी कि हमने टैबलेट्स में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कि मटेरियल को हम हैंडल कैसे करते हैं, अगर लेबोरेटरी स्केल पे है या फिर आपके लार्ज स्केल पे है तो कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं, मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। स्लगिंग के बारे में पढ़ा था। स्लगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने टैबलेट्स को कंप्रेस कर देते हैं, स्लग्स बना लेते हैं। स्लग्स क्या होते हैं? एक लार्ज पार्टिकल साइज़ की हमारी टैबलेट होती है जिसको हम दोबारा से ब्रेक करने के बाद दोबारा से उसको कंप्रेस करते हैं ताकि वो प्रॉपरली कंप्रेस हो सके। तो ये सब हमने पढ़ा था टैबलेट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कैप्सूल्स के बारे में कि आपके कैप्सूल्स में हम कौन कौन से स्केल अप करते हैं। तो हेडिंग डालो, पहले आपने हेडिंग डाली पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर कैप्सूल्स, उसके अंदर आपको एक और हेडिंग डालनी है एनकैप्सुलेशन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। एनकैप्सुलेशन फॉर हार्ड
जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखो बोथ टैबलेट्स and capsules are produced from ingredients that may be either dry blended or wet granulated to produce a dry powder or granule mix with a uniformly dispersed active ingredient। रिपीट कर दे रही हूँ, both tablets and capsules are produced from ingredients that may be either dry blended or wet granulated to produce a dry powder or granule mix with a uniformly dispersed active ingredient। यानी कि जो भी हम एनकैप्सुलेशन करने के लिए, एनकैप्सुलेशन मतलब यानी कि जो हम कैप्सूल के अंदर जो फिल कर रहे हैं पाउडर, उसके लिए जो हम ग्रैन्यूल्स बनाएंगे वो कौन कौन से मेथड से बन सकते हैं, या तो ड्राई ब्लेंडेड हो सकते हैं, या फिर वेट ग्रैनुलेशन से बन सकते हैं, या फिर ड्राई ग्रैनुलेशन से बन सकते हैं। उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स बनेंगे, जो फिल होंगे आपके कैप्सूल में, वो या तो ड्राई ब्लेंडेड होंगे या फिर वेट ग्रैनुलेटेड होंगे। और जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मिटी में रहने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली आपके कैप्सूल के अंदर फिल हो सकेंगे। इसी में नेक्स्ट लिखो इनकैप्सुलेशन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में द पाउडर blend blend must have the particle size distribution bulk density and compressibility required to promote good flow characteristics and to result in the formation of compacts of the right size, compacts compacts of right size and of sufficient cohesiveness to be filled into capsule shells. The powder blend must have the particle size distribution, bulk density and compressibility required to promote good flow characteristics and to result in the formation of compacts of the right size and of sufficient cohesiveness to be filled into capsule shells। यानी कि जो आपका पाउडर
ब्लेंडेड पाउडर जो होगा क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका पार्टिकल साइज होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसकी बल्क डेंसिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। गुड फ्लो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ताकि क्या हो, उसके कॉम्पैक्ट्स जो बने, जो उसके ग्रैन्यूल्स बने वो राइट साइज के बने, ताकि वो आपके कैप्सूल जो शेल है, एम्प्टी कैप्सूल शेल है, उसमें प्रॉपरली फिल हो सके। तो हमें कोई भी कैप्सूल इनकैप्सुलेट करने के लिए, फिल करने के लिए, जो ग्रैन्यूल्स है उसको फिल करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि आपका जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, उसकी बल्क डेंसिटी कैसी है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। अगर हमें एक प्रॉपर अपना कैप्सूल फिल करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपरली हमारी जितने भी कैप्सूल की ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रॉपरली उसमें फिल हो सके। और फिल क्यों हो, कैसे होंगे, तब होंगे जब आपका जो पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म होगा, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, तभी जाके वो उसमें फिल हो पाएंगी। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है स्केल अप कंसिडरेशन, स्केल अप कंसिडरेशन फॉर ग्रैनुलेशन, स्केल अप कंसिडरेशन फॉर ग्रैनुलेशन। स्क्रीन प्रेजेंट हुई आप लोगों को, हर्ष, आकांक्षा, स्क्रीन प्रेजेंट हुई। तो इसमें क्या है, स्केल अप कंसिडरेशन फॉर ग्रैनुलेशन, यानी कि ग्रैनुलेशन के टाइम पे हम कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे आपके इनकैप्सुलेशन करते टाइम। तो आपके क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, फर्स्ट आपकी आती है बल्क डेंसिटी, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, बल्क डेंसिटी चेक करेंगे। पाउडर फ्लो, यानी कि जो आपकी फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की वो कैसी है, ये चीज़ चेक करेंगे। थर्ड है लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लुब्रिकेंट ऐड कर रहे हैं आपके ग्रैन्यूल्स में, वो हम लुब्रिकेंट कैसा ऐड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। और कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी पुअर तो नहीं, अगर पुअर कंप्रेसिबिलिटी होगी तो ग्रैन्यूल्स बनने में प्रॉब्लम होंगे, ग्रैन्यूल्स बनने में प्रॉब्लम होंगे तो उसका साइज़ जो है वो भी आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा, और अगर आपके पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वो प्रॉपरली इनकैप्सुलेट नहीं होंगे। तो ये बना लीजिए आप। स्केल अप कंसिडरेशन फॉर ग्रैनुलेशन में फर्स्ट आता है आपका बल्क डेंसिटी, पाउडर फ्लो, लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्रेसिबिलिटी, ये हम चेक करते हैं आपके ग्रैनुलेशन के टाइम पे। बन गया। फिर आपका आता है स्केल अप कंसिडरेशन फॉर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। फर्स्ट हमने देखा ग्रैनुलेशन के लिए, अब हम देखेंगे इक्विपमेंट्स और जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं आपके इनकैप्सुलेट करने के टाइम पे, वो क्या हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो फर्स्ट आता है साइज एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट, साइज एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि हम कौन से साइज़ का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। कि अगर हम कोई ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो हम वो ऑक्टागोनल ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं या डबल कॉर्न ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका टाइप है, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं या बैड क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ये इस तरीके के हम इक्विपमेंट्स की साइज़ एंड टाइप चेक करेंगे। और सेकंड हम क्या चीज़ चेक करेंगे, यूज फॉर ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेटिंग, ड्राइंग, साइजिंग एंड लुब्रिकेशन, यानी कि इन स्टेजेस पे, ब्लेंडिंग के स्टेजेस पे हम कौन से रॉ मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं,
ग्रेनुलेटिंग के टाइम पे कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग के टाइम पे हम कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, साइजिंग में, लुब्रिकेशन में। तो इन पूरे स्टेजेस जो आपकी चलती है, क्योंकि ग्रैन्यूल्स बनने में प्रॉपर स्टेजेस वही चलेंगी जो आपकी टैबलेट में चलती है, बट उसमें क्या होगा, कंप्रेशन नहीं होगा। कैप्सूल में क्या होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, बाकी आपका जो लुब्रिकेशन तक है वो प्रॉपर वही आपके स्टेजेस चलेंगे जो आपके टैबलेट्स में चलते थे। तो ब्लेंडिंग में जो हम देखा था, जो हमने टैबलेट्स में देखा था, वही चीज़ हम इसमें भी चेक करेंगे कि आपकी कैप्सूल्स में हम ब्लेंडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, ग्रेनुलेशन कैसे कर रहे हैं, ड्राइंग कैसे हो रही है, साइजिंग जो हो रही है आपकी पार्टिकल साइज़ की वो कैसे हो रही है, और लुब्रिकेशन कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ये देखेंगे हम। सेकेंड हम क्या देखेंगे, साइज एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन करते टाइम यानी कि कैप्सूल फिलिंग करते टाइम हमने कौन से इक्विपमेंट यूज़ किया। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, AF90 होता है, SA9 होते हैं, यानी कि उसमें एक बारी में हम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कैप्सूल्स अगर फिल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके इक्विपमेंट पे डिपेंड करती है कि आपका इक्विपमेंट एक टाइम पे कितने कैप्सूल फिल कर सकता है। तो वो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि उसका क्या साइज़ है और उसमें हम कितने कैप्सूल्स को फिल कर सकते हैं एक बारी में। तो हमें ये भी चीज़ देखनी होगी। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कैप्सूल के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमने एक इतने टाइम पे ये आपके कैप्सूल्स हम फिल कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही उसका साइज़ और टाइप अगर हमें पता होगा तो हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि इतने टाइम में हम अपने कैप्सूल्स को फिल कर सकते हैं। और क्या देखेंगे, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को देखेंगे कि आपका टेम्परेचर जहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन प्रोसेस चल रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर है या जो ह्यूमिडिटी है वो कैसी है। तो जो आपके स्टैंडर्ड जो आपकी होती हैं एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स को फिल करने के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो कितना है, एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल स्टोर जो करेंगे हम एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स को वो कितने टेम्परेचर पे करेंगे, 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना रहना चाहिए, 35 to 60%। और जो आपका प्रोसेसिंग रूम होगा यानी कि जहाँ पे आपका प्रोसेस चलेगा फिलिंग का, उसका जो ह्यूमिडिटी है वो कितना रहना चाहिए, 45 to 55%। अब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो आपकी नॉर्मल जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है, यानी कि आपका मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में, एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो आपकी ह्यूमिडिटी है। फिर ह्यूमिडिटी के आपके पार्ट्स हो जाते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आपका ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट में हम मेज़र करते हैं वाटर वेपर्स इन एयर, यानी कि एयर में आपकी कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट, कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके एयर में। और रिलेटिव मतलब हम रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। एब्सोल्यूट में हम रिलेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से, उसमें सिर्फ सिंपली हम मॉइस्चर देखेंगे, मॉइस्चर कंटेंट कितना है आपके एयर में। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम क्या देखेंगे, रिलेट करेंगे किससे, टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। और टेम्परेचर से रिलेट करके हम देखेंगे कि हमारा जो आपका एरिया है उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसलिए इसको हम नॉर्मल ह्यूमिडिटी ना बोल के रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें रिलेट करते हैं टेम्परेचर से। एक पूरा चार्ट आपका होता है जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। वो चार्ट आपका हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, उसमें स्टैंडर्ड्स आपके कुछ बने होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि आपका टेम्परेचर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। तो ये आपने लिखा, सबने लिखा, स्केल अप कंसिडरेशन फॉर इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आपकी आती है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब फर्स्ट आती है वेट वेरिएशन में आपका कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो वेट वेरिएशन फर्स्ट हेडिंग डालिए, वेट वेरिएशन फर्स्ट हेडिंग, इसमें लिखिए ड्यू टू पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू द बल्क डेंसिटी and particle size distribution of the granules
of the granules bracket close. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ड्यू टू पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स, ब्रैकेट में था ड्यू टू द बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेन्यूल्स। यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है आपके इनकैप्सुलेशन के टाइम पे। फर्स्ट आ सकता है वेट वेरिएशन, और वेट वेरिएशन क्यों आ सकता है, अगर आपके ग्रेन्यूल्स की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो पुअर है, और वो पुअर क्यों है, क्योंकि आपका जो बल्क डेंसिटी है या आपका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्क डेंसिटी आपका सही नहीं आ रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम आपका सही नहीं आ रहा है, तो आपका जो वेट वेरिएशन है वो आ सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्यू टू स्टिकिंग ऑन प्लंगर सरफेस, ड्यू टू स्टिकिंग STICKING स्टिकिंग on plunger surface, plunger 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 surface or die walls ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, ड्यू टू इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन। और कैसे आ सकता है वेट वेरिएशन, अगर आपका जो ग्रेन्यूल्स है वो स्टिक कर जाए यानी कि चिपक जाए, कौन सी सरफेस पे, या तो प्लंगर की सरफेस पे या फिर डाई वॉल्स पे, जो डाइज हैं आपकी, या फिर जो प्लंगर सरफेस है। प्लंगर क्या है, आपका एक टूल होता है जो कि जो पाइप से जो लगे होते हैं उसमें ड्रेनेज के लिए क्लियर करने के जो काम आती है, एक उसी का इक्विपमेंट है, उसी में पार्ट होता है प्लंगर सरफेस। यानी कि अगर आपके ग्रेन्यूल्स चिपक जाते हैं किसी भी सरफेस पे, जो आपकी मशीन पे चिपक जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, वो क्यों होता है, अगर आपकी लुब्रिकेशन इनएडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट मतलब इम्प्रॉपर तरीके से अगर आपका लुब्रिकेशन हुआ है, तो लुब्रिकेशन अच्छे ना होने की वजह से हम लुब्रिकेंट ऐड ही क्यों करते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट में, हम लुब्रिकेंट ऐड ही इसलिए करते हैं ताकि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को हम बढ़ा सके, ताकि वो चिपके नहीं, कोहेसिवनेस ना आए, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो चिपके नहीं डाई वॉल्स पे, आपके अगर टैबलेट है तो पंचेस पे ना चिपके। तो इसलिए हम लुब्रिकेशन करते हैं, इसलिए हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं ताकि आपकी प्रोसेस के टाइम पे वो चिपके नहीं। तो अगर स्टिकिंग होगी तो आपका क्या हो सकता है, वेट वेरिएशन हो सकता है। थर्ड आता है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टर प्लग्स, लिखो सॉफ्टर प्लग्स PLUGS that are not be completely transferred, to the capsule body, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू ओवर लुब्रिकेशन। तो अगर हमने लुब्रिकेशन ज़्यादा कर दिया, यानी कि जितना हमें करना था उससे ज़्यादा ही हमने लुब्रिकेंट ऐड कर दिया अपने प्रोडक्ट में, अपने ग्रैन्यूल्स में, तो उससे क्या होगा, जो आपके प्लग्स हैं, प्लग क्या होता है, मास ऑफ मटेरियल, यानी कि जो आपका मटेरियल का मास है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड नहीं हो पाएगा आपकी कैप्सूल बॉडी में। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका लुब्रिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है, लुब्रिकेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी मटेरियल है, जो मास है, वो ज़्यादा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, चिपक सकता है, और चिपकने से क्या होगा, एक दूसरे से बड़े बड़े साइज़ बना लेंगे, बड़े बड़े प्लग्स बना लेंगे, और उससे क्या होगा, वो प्रॉपरली दूसरे आपकी जो बॉडी है, कैप्सूल बॉडी है, उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी वेट वेरिएशन, यानी कि इनकैप्सुलेशन के टाइम पे क्या हो सकता है, वेट वेरिएशन आ सकता है। क्यों आ सकता है, एक तो ड्यू टू पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स की वजह से, स्टिकिंग की वजह से, और क्यों आ सकता है, जो आपके प्लग्स हैं वो कम्प्लीटली अगर ट्रांसफ़र नहीं हो पाए कैप्सूल बॉडी में, क्यों, अगर उसका ओवर लुब्रिकेशन हो जाता है, इस वजह से प्रॉपरली वो कैप्सूल की बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र हो पाएंगे। तो ये था फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है डिलेड कैप्सूल, डिले DELAYED डिलेड कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, डिलेड कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन।
अब इसमें क्या होगा, ड्यू टू ओवर लुब्रिकेशन, अगर ज़्यादा हमने लुब्रिकेशन किया, लुब्रिकेंट ज़्यादा ऐड किया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है और जो डिसोल्यूशन टाइम है वो डिले हो सकता है, यानी कि बाद में उसका जो टाइम है वो डिले हो सकता है। अब होगा क्या, आपके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इतने बड़े साइज़ के हो गए हैं कि वो प्रॉपरली क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे, डिसइंटीग्रेट होने में ही टाइम लेंगे, और जब डिसइंटीग्रेट टाइम लेने में ही वो टाइम लेंगे तो उसके बाद जो आगे के उसके स्टेजेस हैं, जो उसका डिसोल्यूशन होना है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले वो डिसइंटीग्रेशन में ही उसका टाइम ज़्यादा हो गया है, तो डिसोल्यूशन में भी ऑटोमेटिकली उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसका जल्दी चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर आपका ओवर लुब्रिकेशन की वजह से जो आपका पाउडर है वो प्रॉपरली, जब आपका टेस्ट होगा, जब क्यूसी में आपका टेस्ट होता है, तो क्यूसी जब टेस्ट करेगी आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन टाइम, वो क्या होगा, वो लेट आएगा, और अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम और डिसोल्यूशन टाइम लेट आएगा तो आपके जो रिजल्ट्स आने हैं क्यूसी की तरफ से वो भी लेट आएंगे, और क्यूसी अगर रिजल्ट को डिले करेगी तो जब रिजल्ट डिले हुआ तो आपका जो बैच चल रहा है पायलट प्लांट में वो भी डिले हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो पायलट प्लांट ही डिले हो गया, तो जो आपका बैच बनना था, जो आपका मेन प्रोडक्शन था, बैच जो बनना था वो भी डिले हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये चीज़ देखनी होगी, जो हम लुब्रिकेशन कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, अगर ओवर लुब्रिकेशन हमने कर दिया तो आपका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होना था बैच का वो भी डिले हो जाएगा। फिर थर्ड कॉम्प्लिकेशन आती है चेंज इन कैप्सूल क्वालिटी। थर्ड क्या हुई, चेंज इन कैप्सूल क्वालिटी। अब कैप्सूल की क्वालिटी कैसे चेंज हो सकती है, अगर लो ह्यूमिडिटी है आपके उस एरिया में जहाँ पे इनकैप्सुलेशन चल रहा है, वहाँ पे लो ह्यूमिडिटी है तो आपके जो कैप्सूल हैं वो ब्रिटल हो सकते हैं। अगर लो ह्यूमिडिटी रहेगी तो आपके जो कैप्सूल्स हैं वो ब्रिटल हो सकते हैं, यानी कि जल्दी से टूट जाएंगे लो ह्यूमिडिटी की वजह से। और अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो क्या होंगे, हाई ह्यूमिडिटी से आपके जो कैप्सूल्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो मॉइस्चर ज़्यादा हुआ, मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो जो आपकी कैप्सूल्स की शेल्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिलेटिन प्रेजेंट होता है, और वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो वो क्या करता है, आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने की वजह से कैप्सूल्स स्वेल कर जाते हैं, और स्वेल करने के बाद जो आपकी फिलिंग जो प्रॉपर होनी थी वो प्रॉपर ना होकर इम्प्रॉपर फिलिंग होगी, जो आपकी कैप थी, जो बॉडी से कैप आपकी जो अटैच होनी थी वो प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पाउडर है वो क्या होगा, प्रॉपरली उसमें फिल नहीं हो पाएगा, और फिल नहीं हो पाएगा तो जो आपकी कैप है वो भी प्रॉपरली उसमें अटैच बॉडी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी स्वेल हो चुकी है, फूल चुकी है, इसलिए वो प्रॉपरली भी दोनों एक दूसरे से, कैप और बॉडी दोनों एक दूसरे अटैच नहीं होगी। तो ये हमने पढ़ी कॉम्प्लिकेशंस। अब कैप्सूल्स के बारे में जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ऑरल्स। अभी ये सॉलिड्स का आपका कंप्लीट हो चुका है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हर्ष, पीयूष, मंजीत, स्टार्टिंग का कौन सा, लेट आए हो तुम पीयूष, तो लेट आए हो तो जो जल्दी आ गए थे उनसे पूछना। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, आज हमने पढ़ा था कैप्सूल्स के बारे में। इनकैप्सुलेशन जब हम करते हैं कैप्सूल्स का तो कैसे करते हैं, इनकैप्सुलेशन के टाइम पे हमें ये देखना होगा, एक तो हम दो मेथड ही यूज़ करते हैं, कौन सा, एक तो ड्राई ब्लेंडेड और या फिर वेट ग्रेनुलेशन, क्योंकि ग्रेन्यूल्स तो आपके बनेंगे ही, सिर्फ कंप्रेशन पार्ट नहीं होगा कैप्सूल में। लेकिन वासिफ इतना लेट क्यों आए हो क्लास में? ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार और। आज हमने पढ़ा इनकैप्सुलेशन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, यानी कि कैप्सूल्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन में। तो इसमें हमने देखा कि जितने भी आपकी टैबलेट हैं या फिर कैप्सूल्स हैं उसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर रहे हैं,
एक तो ड्राई ब्लेंडिंग या फिर वेट ग्रेनुलेशन आपके ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए। तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो आपका पाउडर जो ब्लेंड हो रहा है वो उसकी जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यानी कि जो आपकी पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, पुअर तो नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी आपकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो गुड है या नहीं है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, तभी आपका जो ग्रैन्यूल है वो राइट साइज़ का बनेगा, और राइट साइज़ का ग्रैन्यूल बनेगा तभी वो प्रॉपरली आपके कैप्सूल में फिल हो पाएगा। फिर हमने देखा कि ग्रैनुलेशन के टाइम पे हम कौन कौन सी स्केल अप कंसिडरेशन करते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं। तो क्या क्या चेक किया, बल्क डेंसिटी चेक की। बल्क डेंसिटी कैसे चेक करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। और फिर इसके बाद पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, और ये चेक करेंगे कि लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्रेसिबिलिटी। लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम कितना लुब्रिकेंट जो ऐड कर रहे हैं पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी को अच्छी बनाने के लिए जो हम लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आपके ग्रैनुलेशन के टाइम पे। फिर आपका आता है इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़, हम क्या क्या चेक करेंगे। तो इक्विपमेंट्स में क्या क्या चेक करेंगे, वही चीज़ें जो आपकी टैबलेट्स में थी, जो हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ग्रैनुलेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग, साइजिंग, लुब्रिकेशन के लिए जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसका टाइप क्या है, वो किस क्वांटिटी का इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, टॉप क्वालिटी का है या कैसी क्वालिटी का हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों से भी क्या हो सकता है, आपका जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्वालिटी पे भी। फिर हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन के टाइम पे हम कौन सा साइज़ का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये तो था ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेटिंग, ड्राइंग के टाइम पे। फिर आता है कि इनकैप्सुलेशन यानी कि हम कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं आपकी कैप्सूल फिलिंग के लिए, उसका क्या साइज़ है, कितने वो फिलिंग कैप्सूल को फिल कर पा रहे हैं, कितने टाइम पे फिल कर पा रहे हैं। फिर आपका जो कैप्सूल फिलिंग के लिए हमें मेन आपको होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, क्योंकि आपका जो कैप्सूल शेल होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ का जो एरिया है, इनकैप्सुलेशन का जो एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हमने कितनी रखी हुई है। तो अगर आप एम्प्टी जहाँ पे जिलेटिन कैप्सूल्स रखोगे वो कितने में रखोगे, 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने क्या बताया था हर्ष, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है हर्ष? मैम जब एयर उसमें एयर में वाटर वेपर की कंसंट्रेशन होती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई तुमसे डिफरेंस पूछे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और जो सिंपल आपकी ह्यूमिडिटी है उसमें क्या डिफरेंस है, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही क्यों चेक करते हैं, तो तुम क्या बताओगे? मैं मेनली इसलिए करता है ना क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं वो बहुत जिलेटिन होता है, वो हाँ। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाँ। तो मैं मॉइस्चर गेन कर जाएगा क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। वो तो ह्यूमिडिटी में भी होते हैं ना, तो रिलेटिव ही हमने क्यों लिया, मैंने बताया भी था तुम्हें। टेम्परेचर होता है ना। हाँ, क्योंकि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि हम किसके कंपैरिजन में चेक करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के कंपैरिजन में चेक करते हैं, इस वजह से हम उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रखते हैं, 35 to 60%। और जो प्रोसेसिंग रूम ह्यूमिडिटी है यानी कि जहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है वहाँ पे हम कितना ह्यूमिडिटी रखेंगे, 45 to 55। फिर हमने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपके इनकैप्सुलेशन के टाइम पे। तो फर्स्ट आता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन हो सकता है, क्यों हो सकता है, अगर पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स है या फिर स्टिकिंग हो रही है आपके डाई वॉल्स पे, चिपक रहा है आपका ग्रैन्यूल्स, तो भी आपका वेट वेरिएशन हो सकता है। और क्यों चिपक रहा है, क्योंकि लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कैप्सूल्स में कि जो लुब्रिकेशन पार्ट है, जो लुब्रिकेशन हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल प्रॉपरली करें, आपका एडिक्वेट करें, इनएडिक्वेट ना करें, इम्प्रॉपर ना करें, प्रॉपरली करें, ना तो ओवर करें, ना अंडर लुब्रिकेशन करें, ना ओवर लुब्रिकेशन करें। प्रॉपरली लुब्रिकेशन होना चाहिए, तभी आपकी जो कैप्सूल के ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रॉपरली बॉडी में फिल हो पाएंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आया वेट वेरिएशन। सेकेंड वेरिएशन आ जाता है आपका कि आपका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है और जो डिसोल्यूशन टाइम है वो डिले हो सकता है अगर आपका ओवर लुब्रिकेशन होता है तो। और अगर डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम आपका डिले हो जाता है तो आपका जो बैच मेन आपका जो प्रोडक्शन होना है वो भी डिले हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि QC से टेस्ट जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिले हो जाएंगे।
वो डिले होंगे तो पायलट प्लांट हम जो बना रहे हैं वो भी डिले होगा, वो डिले होगा तो आपका जो मेन प्रोडक्शन होना है वो भी डिले होगा। फिर हमने पढ़ा था चेंज इन कैप्सूल क्वालिटी, यानी कि जो कैप्सूल क्वालिटी में कैसे चेंज हो सकता है। अगर ह्यूमिडिटी का ही रोल है इसमें, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो जो आपकी कैप्सूल्स है वो टूट सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कैप्सूल स्वेल कर जाएंगे। कैप्सूल स्वेल कर जाएंगे तो फिलिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जो कैप्सूल बॉडी दोनों में अटैच होनी थी वो प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएगी। ये सब हमने पढ़ा किसमें, कैप्सूल्स में। अब नेक्स्ट आता है पायलट प्लांट consideration for liquid orals. Pilot plant consideration for liquid orals. इसमें लिखो liquid pharmaceuticals encountered in the pilot plant are defined as solutions, suspensions or emulsions. Next point, scale up of each these presents a different set of processing concerns that must be considered. तो पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ऑरल्स, मेनली जो लिक्विड ऑरल्स जो आपके होते हैं वो मेन जो हम जिनका पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन करते हैं वो किन किन के लिए करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए और इमल्शंस के लिए करते हैं, जिनका जो स्केल अप है आपका डिफरेंट होता है। सॉल्यूशन के लिए अलग होगा, सस्पेंशंस के लिए अलग होगा, इमल्शंस के लिए अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेसिंग कंसर्न्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लिक्विड ऑरल्स में हम पढ़ेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पायलट प्लांट फॉर लिक्विड ऑरल, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पायलट प्लांट फॉर लिक्विड ऑरल्स। फर्स्ट है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ नाम लिख लो, हेडिंग्स डालनी है सर। फर्स्ट है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड है स्पेस रिक्वायरमेंट्स, फोर्थ रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, next raw materials, next relevant processing equipments, next production rates, next process evaluation, next GMP considerations, next transfer of analytical method to quality assurance, ये नाम आप लोगों को पढ़े हुए लगे होंगे क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके थे इनके बारे में, कि हम रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, स्पेस रिक्वायरमेंट्स कि आपका जो स्पेस है वो कैसा होगा, रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, तो जो बाकी हमने पहले आपके टैबलेट्स में पढ़ा है
जितना भी हमने पहले हम पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में, वही चीज़ें हमें लिक्विड में भी पढ़नी है। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले पढ़ा था वही चीज़ें हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, पर्सनल की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए कि वो उसको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर सेक्टर के बारे में, स्पेस कैसा होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए फॉर्मूले का, रॉ मटेरियल्स कैसा होना चाहिए, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, प्रोसेस इवैल्यूएशन, जीएमपी कंसिडरेशन हमने आपके हेडिंग्स थी कुछ वो लिखवाई थी। फिर लास्ट में क्या होता है जो आपका ट्रांसफ़र होता है एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है पायलट प्लांट लेआउट फॉर लिक्विड। पायलट प्लांट लेआउट फॉर लिक्विड हेडिंग डालनी है आपको और एक फ्लो चार्ट बनाना है। पायलट प्लांट लेआउट फॉर लिक्विड। शो हुआ? ये फ्लो चार्ट है, ये बना लो आप पहले, फिर समझा देती हूँ एक बार। ये स्टार्ट हो रहा है वाटर सोर्स से, वाटर सोर्स, पहले आप ये बनाइए इतना, वाटर सोर्स, फिर आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिर आते हैं फिल्टर्स, प्राइमरी वाटर स्टोरेज टैंक, इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक, फिल्टर्स, कलेक्टर टैंक, बूस्टर पंप, एक साइड का बना लिया। पीयूष वासिफ बनाया। फिर आपके ये बनने के बाद आपका इधर से आता है फिल्टर, ऊपर है फिल्टर, फिर एरो के नीचे है फिलिंग एंड सीलिंग एरिया, फिलिंग एंड सीलिंग एरिया, बीच में आता है बॉटलिंग इक्विपमेंट, बॉटलिंग इक्विपमेंट, होमोजेनाइजर, मिक्सिंग कंट्रोल, होमोजेनाइजर, फिर आता है प्रेशर पंप, प्रेशर पंप, फिर आपको ऊपर से आपको फिल्टर से एरो लेके जाना है कंप्रेसर, कंप्रेसर, फिर आएगा एयर रिसाइकल, एयर रिसाइकल, बॉटलिंग इक्विपमेंट से दो एरो बनाने हैं, एक एरो जाएगा एयर रिसाइकल की तरफ और एक एरो जाएगा पैकेजिंग एंड स्टोरेज की तरफ। यूवी रेज, हाइड्रोन्यूमेटिक वेसल, और नीचे है कंप्रेसर। बनाया सबने? बन गया? हर्ष, पीयूष, आकांक्षा, मानसी, बना? तो आपका जो भी कोई लिक्विड होगा, तो जो भी आपका लिक्विड होगा, लिक्विड के लिए आपको नॉर्मली आपको पता ही होगा कि हमें जो आपका वाटर है वो चाहिए ही चाहिए। लिक्विड के लिए वाटर, हमें कोई ना कोई सॉल्वेंट जो हम यूज़ करेंगे वो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वाटर सोर्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? वाटर सोर्स होना चाहिए, यानी कि हमें सोर्स होना चाहिए जहाँ से हम वाटर को अपने ले सकें। अब कैसे भी ले सकते हैं, बाय टैंक ले सकते हैं, ट्यूबवेल से ले सकते हैं, कोई भी आपकी वाटर सप्लाई जहाँ से हो रही है वहाँ से ले सकते हैं।
फिर उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कैसी क्वालिटी का आ रहा है, वो हमें नहीं पता, तो हमें तो अच्छी क्वालिटी का ही चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड ओरल बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उस वाटर को, तो कैसा होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का वाटर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे वाटर को, तो इसलिए हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए ही चाहिए। अपने जो भी हम प्लांट बना रहे हैं पाइप प्लांट, उसके लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। और उसके लिए हमें फ़िल्टर्स भी चाहिए। फ़िल्टर्स क्यों चाहिए, ताकि जो आपके प्योर हो जाए, जो आपका हम बना रहे हैं लिक्विड, जो लिक्विड आ रहा है वाटर सोर्स से, जो वाटर आ रहा है वो फिल्टर हो सके। तो फिल्टर्स भी लगे होंगे। अब जो फिल्टर्स लगे होंगे तो उसके बाद क्या, हम स्टोर भी तो करेंगे उस वाटर को, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टोरेज टैंक चाहिए, प्राइमरी वाटर स्टोरेज टैंक चाहिए, जिसमें हम उस वाटर को स्टोर करके रख सकें। फिर आपका आता है मिक्सिंग टैंक। अब कहाँ पे कौन सा टैंक चाहिए हमें, मिक्सिंग टैंक। कहाँ पे क्या मिक्स होगा, जहाँ पे आपके सॉल्वेंट में आपका जो सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, जो भी हम लिक्विड ओरल बनाने के लिए सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, अगर हम कोई भी फॉर्मुलेशन जो स्टार्ट करेंगे, जो फॉर्मुलेशन आपकी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक से स्टार्ट होगी। अगर आप सपोज करो आप डेक्सट्रोज प्लस वाटर का कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो जब डेक्सट्रोज जब ऐड करेंगे तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इस मिक्सिंग टैंक में करेंगे। फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपके फिल्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि फिर हम उसको प्योर करेंगे। फिर हम करेंगे कलेक्टर टैंक में, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, आपका जो फॉर्मुलेशन है उसको कलेक्ट करेंगे। और जो आपका बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप का क्या काम होगा, सप्लाई करने का काम होगा। फिर सप्लाई करने के बाद वो कहाँ जाएगा, फिर आपका आप ऊपर से देखिए फिल्टर्स आपके आए, फिल्टर से आपका जो फिलिंग एंड सीलिंग एरिया है, फिलिंग एंड सीलिंग एरिया कौन सा एरिया, जहाँ पे आपकी जो लिक्विड है वो फिल हो रहा है और सील हो रहा है। तो बॉटलिंग इक्विपमेंट का क्या हुआ, जहाँ पे आपकी बॉटल्स आ रही हैं सारी, वो आपका बॉटलिंग इक्विपमेंट हुआ। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, होमोजेनाइज़र यूज़ कर रहे हैं। और होमोजेनाइज़र हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपका प्रॉपरली जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, प्रॉपरली मिक्स हो सके, यूनिफॉर्मिटी से मिक्स हो सके, इसलिए हम होमोजेनाइज़र यूज़ करते हैं, ताकि जो आपका पार्टिकल साइज़ है उसको क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट, वो जो आपका पार्टिकल साइज़ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए हम होमोजेनाइज़र यूज़ करते हैं। और फिर मिक्सिंग कंट्रोल भी आपका होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए मिक्सिंग पे, कि जो आपकी मिक्सिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हम किससे करेंगे, होमोजेनाइज़र से करेंगे। फिर हम प्रेशर पंप का यूज़ करेंगे। प्रेशर पंप का क्यों यूज़ करेंगे, ताकि आपके हम प्रेशर को जनरेट कर सके, और उस प्रेशर से जो आपका बॉटल फिल हो रही है उसके लिए हमें प्रेशर भी तो चाहिए। प्रेशर नहीं होगा तो आपकी जो बॉटल्स हैं वो फिल कैसे होंगी, तो हमें प्रेशर पंप भी चाहिए। फिर आपका ऊपर आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद आता है एयर रिसाइकल, क्योंकि जो भी एयर है आपकी वो रिसाइकल होगी। रिसाइकल क्यों होगी, क्योंकि जितने भी आपका फिल्टर्स लगे हैं या फिर जितने आपके हेपा फिल्टर्स लगे हैं उसमें हमें एयर की भी नीड होगी। फिर आपका आता है जहाँ पे पैकेजिंग और स्टोरेज होगा, तो वही बॉटलिंग इक्विपमेंट से क्या है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, क्योंकि हम पैक करेंगे और स्टोर करेंगे। अब हमें यूवी रेज की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, पहले प्रेशर पंप से क्या आया, कंप्रेशर से क्या हुआ, प्रेशर आपका इंक्रीज़ हुआ। प्रेशर इंक्रीज़ होने से जो आपका वेसल है, हाइड्रोन्यूमेटिक वेसल का क्या काम होगा, वाटर को, जो हमारा वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखने का। इसमें क्या होता है, हाइड्रोन्यूमेटिक वेसल क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर एफिशिएंट एक वाटर सप्लाई होती है। ये रेगुलेट करके रखता है आपके प्रेशर को, जितना हमें सॉल्वेंट पे प्रेशर चाहिए, जितने प्रेशर से हमें चाहिए, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करके रखता है उस प्रेशर को। इसलिए हम हाइड्रोन्यूमेटिक वेसल का यूज़ करते हैं आपके लिक्विड ओरल्स में। और यूवी रेज का क्यों यूज़ करते हैं, यूवी रेज का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कंटामिनेशन को हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम यूवी रेज का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट हुआ किसके लिए, पायलट प्लांट लेआउट फॉर लिक्विड के लिए। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है, मंजीत कोई डाउट है, पीयूष, हर्ष, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आकांक्षा, आसिफ, सरफराज, फिर दो स्वीटी,
अटेंडेंस बोल दीजिए सब। अक्षय, यस मैम। जिशान, प्रेजेंट मैम। किशन, हर्ष, यस मैम। स्वीटी, वामेश, मंजीत, यस मैम। आकांक्षा, अदिति, अनमोल, अनुभव गर्ग, कैलाश, मानसी, सचिन, सरफराज, आसिफ, फिरदौस, आकाश, निशांत, विकास, पीयूष, वासिफ, प्रेजेंट मैम। और किसकी बची है अटेंडेंस होने से? अभिषेक, मनोज और वामिश की हो गई है। आसिफ की भी हो गई है। हाँ, अभिषेक सैनी। ओके क्लास, थैंक यू।